हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। देखो बच्चों, एक्चुअली बात क्या है, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। और क्योंकि कल रिजल्ट्स है तो आज एक चिल सेशन मेरे को बच्चों के साथ करना है, जिससे क्योंकि मेरे को पता है कि एंजाइटी का लेवल अभी पीक पर है। तो आज मेरा उनके साथ एक चिल सेशन है, तो जो कि इवनिंग में है, तो सो दैट कि आपके सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी पढ़ाई कहीं पर स्टॉप ना हो, इसलिए मैं कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको ये आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जनरल क्लॉजेस एक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं क्योंकि कल रिजल्ट है। बट फिर भी क्योंकि प्रिपरेशन में पॉज नहीं आना चाहिए, इसलिए इसमें आ रहे हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। और याद रखना, सितंबर 26 का ऑडिट का बैच शुरू होने वाला है 19 तारीख से। तो अगर कोई सिर्फ ऑडिट में आना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बाकी अगर पूरा G2 करना है आपको तो वो भी अवेलेबल है। कल रिजल्ट है, उसके बाद भी आप करना चाहो तो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड प्लस लाइव। ऑडिट तो पूरा ही लाइव होगा। 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, 19 मार्च से बैच चालू है, 1 अप्रैल से ऑडिट हो जाएगा। आई ओके। तो सर जनरल क्लॉजेज एक्ट से शुरू करते हैं। सर जनरल क्लॉजेज एक्ट बेसिकली, इस एक्ट का पहली बात पर्पस समझो। ये कानून बनाया किस लिए गया था, इसकी मेन एप्लीकेबिलिटी ये है कि ये कानून फॉर्म इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंट्रल लॉज में सेंट्रल शब्द हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग किसी एक्ट में नहीं दिया हुआ। तो उनका मीनिंग आप जनरल क्लॉजेज एक्ट से ले सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। तो जब ये शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले बताते हैं कि हर एक चैप्टर में एक चीज होती है स्टार्टिंग में, जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी। ठीक है, कोई भी एक्ट आप खोल के देखो, सबसे पहले प्रिलिमिनरी होता है। प्रिलिमिनरी दिया होता है सेक्शन नंबर 1 में। बेसिकली प्रिलिमिनरी पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि टॉपिक का शॉर्ट टाइटल क्या है, ठीक है, उसका एक्सटेंट क्या है, मतलब वो कहां तक लगता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होगी, कमेंसमेंट मतलब किस दिन से कानून चालू होने वाला है, किस दिन से एप्लीकेबल है, और उसकी एप्लीकेशन मतलब वो किस किस पर लगता है। ठीक है, ये जो शॉर्ट टाइटल होता है, ये शॉर्ट टाइटल बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है, इट इज फॉर इट इज फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इट इज फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये मेन किया क्यों जाता है, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्यों कोई चीज हो रही है। ये होता है प्रिलिमिनरी का मेन लॉजिक। इसके बाद आते हैं सर डेफिनिशंस। ठीक है, सर डेफिनेशन ना हर कानून में दी होती है, ये कानून के कुछ वर्डों को डिफाइन करने के लिए दिया रहता है। ठीक है, एवरी एक्ट में, एवरी एक्ट कंटेन्स डेफिनेशंस। हर कानून को आप खोल के देखोगे, हर कानून के अंदर डेफिनेशन होती है, और जनरली ये डेफिनेशन होती है अंडर सेक्शन 2। ठीक है, जनरली ये डेफिनेशन होती है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। ठीक है, बट इन सम एक्ट्स, इन बट इन सम एक्ट्स इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन सेक्शन 3। जैसे सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कौन सा वो कानून है, ठीक है, वो जनरल क्लॉजेस एक्ट ही है जिसमें सेक्शन 3 है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, द ऑब्जेक्टिव बीइंग टू असाइन अ डेफिनिशन एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ द इनैक्टमेंट। कि मतलब शुरू होने के टाइम ही, इनैक्टमेंट के टाइम ही। यहां पर ना एक्ट नहीं बोलते हैं, इनैक्टमेंट बोलते हैं। यहाँ एक्ट का मतलब, आपने जनरल क्लॉजेस में याद होगा, यहाँ एक्ट का मतलब एक्चुअली ऑफेंस होता है, इनैक्टमेंट का मतलब कानून होता है। हाउएवर इफ अ वर्ड, हाउएवर इफ द वर्ड is not defined, is not defined, shall follow, अगर नहीं डिफाइंड है, shall follow the general clauses act 1897। ठीक है, इसके पहले ये 1888 में आया था।
सॉरी 1887 में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें अगर आप चाहो तो इसका मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। जैसे सेक्शन नंबर 7 जब आप पढ़ोगे ना, सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो एक जगह वर्ड यूज किया गया है एफिडेविट, कि आपको एक एफिडेविट देना है, कि डिक्लेरेशन जो इसको बोलते हैं एफिडेविट देना है, कि आपको एज अ मेंबर एंड एज अ डायरेक्टर आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन सबमिट की है सारी चीजों की, कोई फ्रॉड कंपनी में नहीं कमिट किया है रिलेटेड टू प्रमोशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन द लास्ट 5 years, और कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो अब अगर आप देखो सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में एफिडेविट वर्ड इज यूज्ड, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, बट द सेम हैज नॉट बीन हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट। बट इसको ना डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट के अंदर। द मीनिंग द मीनिंग शैल बी डिराइव्ड शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम जीसीए। तो अब अगर कोई चीज की मीनिंग यहां पर नहीं दी हुई है तो जीसीए में होगी। अभी मैं एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं। आप कंपनीज एक्ट खोल के देखोगे ना, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, तो उसमें ना जो पहली डेफिनेशन जो लास्ट डेफिनेशन है वो सेक्शन 294 तक है। उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा वर्ड यहां पर आ जाता है जिसका मीनिंग इस 94 डेफिनेशंस में नहीं है, तो उसका मीनिंग रेफर करने के लिए आप सीकरा को देख सकते हैं। मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, मतलब एक एक्ट दूसरे एक्ट का रेफरेंस दे रहा है कि मुझ में अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे को देख लेना। तो अगर उसमें भी नहीं हुआ तो जनरल कानून को देख लेना, जो कि है जनरल क्लॉजेज एक्ट। इसीलिए जनरल क्लॉजेज एक्ट का ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सटेंट नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरीके के एक्ट पर अप्लाई हो जाता है, क्योंकि बस ये कुछ ज्यादा नहीं, वर्ड का मीनिंग ही तो बताता है और कुछ थोड़ी ना बताता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप सोचोगे कि सर ये सब बातें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में लिखवानी चाहिए। सर देखो, मैं आपको एकदम आईसीआई के मटेरियल के हिसाब से रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं यूट्यूब पर रिवीजन करा रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्लस पे मेरे से पढ़े हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो कहीं पे नहीं पढ़े हैं और जो सिर्फ इंस्टीट्यूट मटेरियल के भरोसे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये लेक्चर उतना ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं इंस्टीट्यूट मटेरियल के हिसाब से ही कर रहा हूं जैसे जो चीजें आ रही। अब देखो सर, डेफिनिशन के अंदर, ये टॉपिक डेफिनिशन के अंदर ही आता है। ठीक है, डेफिनिशन के अंदर कुछ डेफिनिशन होता है जिसमें मीन्स लिखा होता है, तो कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिसमें इंक्लूड्स लिखा होता है। तो वो बोलता है सर सम डेफिनेशंस, अब अगर मीन्स लिखा है मतलब उसमें और चीजें नहीं आएंगी, वो डेफिनेशन क्या है, एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा वो कोई और चीज को इंक्लूड नहीं करेगी। लेकिन अगर मीन्स के अलावा इंक्लूड्स लिखा है, मतलब सेम दिखने वाली चीज भी आ सकती है। और अगर मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों लिखा है, ठीक है, तो भैया वो एग्जॉस्टिव इन नेचर है, मतलब अल्टीमेटली मीन्स ही जीतेगा। जैसे शेयर्स की डेफिनेशन में दिया होता है सेक्शन 2 क्लॉज 84, कि अ शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। तो एक्चुअली इसमें मींस भी है इंक्लूड्स भी है, बट दैट डेफिनेशन विंस लाइक अ मींस डेफिनेशन, मतलब मींस डेफिनेशन की तरह जीतती है, मतलब वो एग्जॉस्टिव है। सम डेफिनेशंस used the words means. Such definition are exhaustive in nature. Are exhaustive in nature. They are only defined to mean the exact term. मतलब ये सिर्फ एग्जैक्ट टर्म को डिफाइन करने के लिए बना होता है। ठीक है। यूज ऑफ वर्ड्स इंक्लूड्स यूज ऑफ वर्ड्स इंक्लूड्स shows that definitions are definitions are
inclusive in nature, inclusive in nature, that same elements, that same elements can be, can be included. तो जो सेम एलिमेंट्स है उनको इंक्लूड किया जा सकता है इन द डेफिनेशन सेक्शन, इन द डेफिनेशन सेक्शन, मतलब इनको आप ऐड कर सकते हो डेफिनेशनल सेक्शन में। अब अगर यहां पर लाल से लिखना वेयर मीन्स भी है प्लस इंक्लूड्स भी है, तो उसका रिजल्ट ये है कि इट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर, मतलब मीन्स की जीत हुई। अक्सर मीन ही लोग की जीत हो जाती है। अच्छा, एक और आएगा यहां पर, ठीक है, वैसे मीन्स और इंक्लूड्स आया, एक और आएगा शैल एंड मे। अब देखो सर, नॉर्मली शैल जब किसी चीज के सामने लगा होता है मतलब ये आपको करना ही करना है, इट इज अ मैंडेटरी फोर्स। लेकिन अगर किसी के सामने मे लगा है तो वो डिस्क्रिशनरी होता है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, ऐसा करके आपको वो चॉइस दी जाती है, यू मे डू दिस। ठीक है, तो वो मे वाला क्राइटेरिया लग जाता है। जैसे अगर आप देखो कैजुअल वैकेंसी, मैंने अभी आपको उस दिन पढ़ाया था स्मॉल का ये एलएलपी का ऊपर, तो अगर कैजुअल वैकेंसी में लिखा है इन केस ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ डेजिग्नेटेड पार्टनर द एलएलपी में इंट्रोड्यूस न्यू। मे क्यों लिखा है? क्योंकि मान लो अगर मेरे 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, एक की डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी हो गया, तो मेरे को और एक लाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो 2 है। तो वहां पर मे हो गया डिस्क्रिशनरी। ठीक है, अब यही अगर मान लो मेरे पास 2 हैं और एक मर गया, तो मे क्या हो जाएगा, तब वहां लिखा तो मे ही रहेगा, लेकिन मेरे को उसको समझना क्या है, मेरे को उसको समझना है कि वो शैल है। यही होता है द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। लैंग्वेज आपके हिसाब से चेंज नहीं होगी, आपको वर्ड को उस हिसाब से समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली शैल इज ऑलवेज मैंडेटरी, मे इज ऑलवेज डिस्क्रिशनरी, बट डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन, कभी कभार शैल में बी इंटरप्रेटेड एज मे एंड मे में बी इंटरप्रेटेड एज शैल। तो वो होता है। आई, एक तो एग्जांपल मैंने आपको अभी दे दिया, द वर्ड शैल is used to indicate a mandatory force, ठीक है, while the words may are directory in nature, मतलब करना है करो, नहीं करना है मत करो। However, may and shall are sometimes used interchangeably। इसका एक बहुत पुराना एग्जाम्पल भी है जो आपने बहुत टीचरों के पास सुना होगा। जैसे सेक्शन नंबर 3 बोलता है अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, तो वो एक्चुअली लिखा मे है, बट दैट डजंट मीन मे, इट मींस मस्ट। ठीक है, however may and shall are sometimes used interchangeably। हुआ सर? अच्छा, अब आपने, आई होप आपने भी मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके डेफिनेशन वाले सेक्शन में चलेंगे विच इज 52। अब ऑब्वियसली ऑल डेफिनेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट बट सम डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम रीडिंग में तो आपको सारे के सारे को गो थ्रू करना चाहिए। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 3 क्लॉज 2, एक्ट। अब भाई इस एक्ट में, मतलब इस एनैक्टमेंट में, एक्ट का मतलब एक्चुअली कानून नहीं है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट। ये तो भैया इंडिकेट करने के लिए यूज होता है क्या सर? एक ऑफेंस
या एक सिविल रॉन्ग, या एक ऑफेंस, या एक सिविल रॉन्ग। ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। मतलब अगर कोई काम करना था जो कि आपने नहीं किया, ऐसे हेलमेट पहन के बाइक चलानी थी, वो आपने नहीं किया, तो वो भी ऑफेंस में गिना जाता है। ठीक है। जैसे किसी को बिना खाना पीना के आपने टॉर्चर किया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलीगल ओमिशन। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है। और ये क्या है, इंडिविजुअली भी सिंगल आउट करके भी ऑफेंस होगा या सिविल रॉन्ग होगा, या अगर आपने अ सीरीज ऑफ एक्ट्स किया है तो भी सेम ही होगा। मतलब एक मर्डर किया है, या आप एक सीरियल मर्डरर हो। सीरियल मर्डरर नहीं होता वैसे, वो क्या होता है, वो सीरियल किलर हो। सीरियल किलर, तो सीरियल मर्डरर बोल रहे हैं। सीरियल किलर हो, पागल हो गए बच्चों के साथ रहते रहते। सीरियल किलर हो तो भी भैया इसका सेम सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अगला आया सर एफिडेविट। एफिडेविट। अब सर ये एफिडेविट क्या होता है? सर एफिडेविट एक राइटिंग में होता है। ठीक है। ये एक अफर्मेशन और डिक्लेरेशन है। ठीक है। जो एक आदमी अफर्म या डिक्लेयर कर रहा है इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। स्वेरिंग क्या होता है सर? स्वेरिंग जब आप करते हो ना, वो थोड़ा पर्सनल लेवल पर हो जाता है कि मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूं मैंने ये काम नहीं किया। एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट है, और इसमें अगर कुछ गलती हुई ना तो यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। फिर एक और पॉइंट लिखा है, बाय अ पर्सन अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। सर ये वापस क्यों लिखा है अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर? ये वाली बात क्यों लिखी हुई है सर? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर कोर्ट में आप खुद एक क्रिमिनल हो, या कभी आपने कोर्ट में झूठी गवाही दी है, आपको दोबारा कभी उस कोर्ट में एफिडेविट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, अफर्म या डिक्लेयर करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज ऑलरेडी लग चुका है। और ये याद रखना, यहां पर एक और वर्ड है, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। क्योंकि स्वेरिंग होता है, देखो स्वेरिंग में दो वर्ड आते हैं। स्वेरिंग का एक मतलब तो गाली गलौज करना भी है। ठीक है। तो स्वेरिंग का एक और मतलब कसम खाना भी है, दोनों ही एफिडेविट में नहीं आते। और ये रिटन स्टेटमेंट है। रिटन स्टेटमेंट बाय ओथ और अफर्मेशन। और अफर्मेशन, रिटन स्टेटमेंट बाय ओथ और अफर्मेशन। ठीक है। कसम खाई है आप। कसम खाई है आपने। अगला आया सेक्शन 313। ठीक है। अब ये बात करेगा किस चीज के बारे में? कमेंसमेंट के बारे में। सर कमेंसमेंट का मतलब होता है कोई चीज का शुरू होना। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट होना, किसी चीज का शुरू होना। ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि यहां पर मैं कुछ वर्ड्स यूज करने वाला हूं। जनरल क्लॉजेस में लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, तो आप भी उन वर्ड्स को की वर्ड्स मार्क करके अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करना। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, इन रेफरेंस टू। इन रेफरेंस टू अ सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट मतलब द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और रेगुलेशन। ये वर्ड जरूर लिखना है हर के स्टार्टिंग में। इन रेफरेंस टू अ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। इन रेफरेंस टू अ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन शैल मीन। क्या है कमेंसमेंट? शैल मीन द डे ऑन विच एन इनैक्टमेंट comes into force.
कम्स इनटू फोर्स, मतलब जिस दिन कोई इनैक्टमेंट आपकी इंप्लीमेंट हो गई, विच कम्स इनटू फोर्स, मतलब जिस दिन पर उस पे दिया हुआ है। अब मेरी ना कुछ बातें थोड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर इनैक्टमेंट में कोई डेट नहीं दी हुई है, ठीक है, नो एनफोर्समेंट डेट, तो उस केस में जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया, या प्रेसिडेंट के पहले जब गोरे थे तो जीजीसी ने अप्रूव किया, वही डेट हो जाती है। अगर कोई एनफोर्समेंट की डेट दी हुई है कि भैया इस दिन ये ऑफिशियल गजेट में आएगा, ठीक है, एक डेट मान लो 7 मार्च, और एनफोर्समेंट की डेट तुमको दी है ईडी की 10 मार्च, तो उस केस में कमेंसमेंट डेट होगी ये वाली, 10 मार्च वाली। तब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको डेट दी गई है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की साइन करने की डेट क्या है, और ओजी की कोई अलग डेट नहीं दी हुई, तो आप ये मानिएगा कि जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर रहा है उसी दिन ओजी में जा रहा है। तो अगर एनफोर्समेंट की डेट कुछ अलग है तो एनफोर्समेंट डेट से कमेंसमेंट होगी, अगर एनफोर्समेंट की डेट कुछ अलग नहीं है तो उसी डेट से कमेंसमेंट होगी। तीसरी बार बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर प्रेसिडेंट के साइनिंग की डेट दी हुई है और कोई दूसरी डेट नहीं दी हुई, तो आप ये मान लीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट की साइनिंग डेट है उसी दिन ऑफिशियल गजेट में आया है, तो वो उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर उसके बाद एनफोर्समेंट डेट अलग से दी हुई है, ठीक है, तो फिर वो एप्लीकेबल होगा, एनफोर्समेंट डेट से कमेंसमेंट माना जाएगा। 313, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है। अब मेरा फेवरेट डेफिनेशन आता है इसमें, ठीक है, गजनी वाला, गजनी वाला। ठीक है, बच्चे समझ गए होंगे गजनी वाला। डॉक्यूमेंट क्या होता है? ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट, बोले सर पेपर जिसके ऊपर लिखा होता है, बताते हैं। तो बोलता है सर डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, शैल इंक्लूड, बोला एनी मैटर या सब्सटेंस, एनी मैटर या सब्सटेंस रिटन, एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड, रिटन, एक्सप्रेस या डिस्क्राइब्ड, ठीक है, कैसे? बाय लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स। क्या चीज के लिए? मैटर की रिकॉर्डिंग के लिए। क्या बोला सर? 4 पॉइंटर्स हैं। बोलता है एनी मैटर और सब्सटेंस विच इज रिटन, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, वो डॉक्यूमेंट होता है। ये जो मेरा हाथ है जिसके ऊपर ये टैटू बना हुआ है, ये भी तो डॉक्यूमेंट है, बिकॉज इट इज अ मैटर, ठीक है, सब्सटेंस ऑन विच समथिंग इज रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन फॉर्म ऑफ लेटर एंड फिगर्स फॉर द पर्पस ऑफ इनग्रेविंग दिस। तो ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। लेकिन करेंसी नोट्स आर नॉट डॉक्यूमेंट्स, करेंसी नोट्स आर नॉट डॉक्यूमेंट्स। करेंसी नोट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बुक, पेंटिंग, स्क्रिप्चर्स, इंस्पिरेशंस, दीवार पर जो पुराने जमाने के हड़प्पा और सिविलाइजेशन वाले गुदाई करते थे, वो सब इसमें आ जाएगा, सब हो जाएंगे डॉक्यूमेंट। लेकिन वो चीज डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कोई चीज रिटन या प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, एक खाली पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो जो गजनी वाली पिक्चर अगर आपने देखी हो, ठीक है, तो वो गजनी वाली पिक्चर में है ना कि
वो सब कुछ अपने छाती पर लिख लेता है, इधर लिख लेता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसका पर्पस है ना कि सामने वाले को कोई चीज बताना। अब सब जब ईयर की बात आती है ना, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर ये क्वेश्चन आता है ईयर का, तो आपसे भले ही एक पूछा जाए, आप दोनों लिखो। आप 3 क्लॉज 21 भी लिखो कि फिनेंशियल ईयर क्या होता है, और आप 3 क्लॉज 33 भी लिखो कि ब्रिटिश कैलेंडर ईयर क्या होता है। फिनेंशियल ईयर क्या होता है? 12 मंथ पीरियड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर। ठीक है। सेम चीज आप भैया 336 में भी लिखो, कैलेंडर ईयर क्या होता है? ये भी होता है 12 मंथ पीरियड एज रेकेंड। रेकेंड जरूर लिखना, रेकेंड मतलब अंडरस्टूड। रेकेंड फ्रॉम ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, ओ माय गॉड, ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। ठीक है। और ब्रिटिश कैलेंडर ईयर से हमको इसके बारे में समझ में आया है, ये भी 12 मंथ पीरियड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Jan एंडिंग और 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर। ये भी 12 मंथ पीरियड है। तो 3 क्लॉज 21 में भी सेम है, 3 क्लॉज 66 में भी सेम है। एक हो गया फिनेंशियल ईयर, एक हो गया कैलेंडर ईयर। बोलो। अब इसके बाद आया 322 गुड फेथ। गुड फेथ। अब देखो सर, गुड फेथ का मतलब होता है वेयर समथिंग इज डन ऑनेस्टली वेदर और नॉट डन नेग्लिजेंटली। मतलब गलती से ही क्यों ना हो गया हो, अगर ऑनेस्टी से हुआ है तो काम मान लिया जाता है। अगर आप डेफिनेशन देखोगे, तो डेफिनेशन पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं बेवकूफ हूं, ठीक है, जैसे बेवकूफ इतना कि हार्डवेयर की दुकान से जाके मोबाइल फोन खरीद के लेके आ रहा हूं, तो भी मैं गुड फेथ की डेफिनेशन में आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बोलता है डन ऑनेस्टली विदाउट डन नेग्लिजेंटली। लेकिन इस चीज को आईसीआई कुछ अलग ही इंटरप्रेट करता है, और आईसीआई जिस तरीके से इंटरप्रेट करता है ना, मेरे को लगता है वो सही इंटरप्रिटेशन भी है लॉजिकली। क्योंकि सर आईसीआई ये बोलता है कि ये डन नेग्लिजेंटली कोई पॉइंट नहीं है। अगर मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ सामने था, और फिर भी अगर बायर, उस मतलब अगर आदमी को इतना दिमाग नहीं है कि भैया ये चीज गलत है, कि जो मैं कर रहा हूं वो बेवकूफी है, तो फिर वो गुड फेथ को क्लेम नहीं कर सकता। तो आईसीआई तो इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करता है, वो जो लास्ट वाली बात है ना, नॉट डन नेग्लिजेंटली, उसको वो इग्नोर ही कर देता है। इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है, मॉग मॉग ओंग पू वर्सेस मोंग, गजब नाम है, मोंग सी मोंग। ठीक है। हेल्ड इन केस ऑफ, क्या क्या नाम है भाई, हेल्ड इन केस ऑफ मोंग ओंग पू और मोंग सी मोंग। ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम पर्पस के लिए ये बात याद रखना सर। लेकिन एक बात याद रखो सर, गुड फेथ का मीनिंग ना डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट है। तो अगर आपके पर्टिकुलर एक्ट में गुड फेथ का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, तो आप वो मीनिंग लेना, आपको फिर ये वाली मीनिंग पकड़ने की जरूरत नहीं। आप उस मीनिंग में स्टिक करना जो मीनिंग आपके लिए अप्रोप्रिएट। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो यहां पर सबसे ज्यादा बार आस्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि भैया आखिरकार इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है? ठीक है। तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूसिव डेफिनेशन बोला गया है, और ये बोलता है इनमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स जैसे कि कोल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, मछली हो गई, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। पॉइंट नंबर 3, थिंग्स अटैच टू अर्थ, पेड़, थिंग्स, स्टैचू अटैच टू अर्थ,
नेक्स्ट, घर, बिल्डिंग, थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब बिल्डिंग से जो चीज परमानेंटली चिपकी है, पेंट, वॉल फर्नीचर, परमानेंटली fastened to anything attached to earth, attached to earth। मतलब सर, जमीन भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है। जमीन से जो बेनिफिट अराइज होता है, कोल, डायमंड, माइंस, ये सब भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है। थिंग्स विच आर अटैच टू अर्थ, बिल्डिंग, स्टैचू, और परमानेंटली फैशन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, मतलब अर्थ से कोई चीज चिपकी है, उससे अगर कोई चीज परमानेंटली चिपकी है तो वो भी इसी हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है भैया ट्रीज। इसका सबसे पहला एग्जांपल है ट्रीज। ट्रीज जो है वो भी इनमूवेबल है। ट्रीज इनमूवेबल है। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। देख, राइट टू कैच, राइट टू कैच फिश। सर फिश इनमूवेबल नहीं है, राइट टू कैच फिश इज इनमूवेबल। लाइक राइट टू ड्रेन वाटर फ्रॉम द ड्रेन इज इनमूवेबल, लेकिन वाटर इज मूवेबल। ठीक है, ये चीज याद रखना, राइट टू कैच फिश इज इनमूवेबल। एनी टाइप ऑफ राइट, any type of right from an immovable property will come under this heading, benefit arising out of land। any type of right will come under this heading, benefit arising out of land। क्योंकि वो एक तरह का हक है ना जो आपको किसी चीज के लिए मिला है, तो इट इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। फिर वाटर, वाटर इज मूवेबल, वाटर इज मूवेबल। ठीक है, वाटर मूवेबल है। ठीक है, टिम्बर, टिम्बर भी मूवेबल है, लेकिन ट्री इमूवेबल है। अबे टिम्बर का ट्री नहीं होता है, टिम्बर वुड होती है जो ट्री से मिलती है, तो काटने के बाद मिलती है ना। आइए, अब देखो इसका उल्टा है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो बहुत ही आसान है, वो बोलता है जो चीज इनमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। ठीक है, मीन्स एनीथिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इज मूवेबल एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, डेट्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। डेट्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। हुआ सर। नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन आई सर, पर्सन। पर्सन, पर्सन में क्या इंक्लूड होगा सर? एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड हो, जैसे एक रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, या अगर आप इन अनरजिस्टर्ड भी हो, जैसे कि एक एचयूएफ, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, तो दोनों ही आपके पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसका एक छोटा सा एक्रोनिम है कैब, CAB। सर इंडिविजुअल, अबे वो तो वैसे भी आएगा ही। तो कंपनी, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो तो किसी की नॉर्मल डेफिनेशन में भी हर में पर्सन तो रहता ही है। ठीक है, अब जब स्वेयर की डेफिनेशन आप देखोगे ना 362 की, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है।
बोलता है स्वेयर विथ इट्स, अब एक इंग्लिश के दो वर्ड, ग्रामेटिकल वेरिएशन, ग्रामेटिकल वेरिएशन, ये आपने ऑडिट उसमें भी पढ़ा होगा, जीएसटी में, ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन, ओ हो इंग्लिश, कॉग्नेट एक्सप्रेशंस shall include affirming and declaring in case of person allowed to affirm or declare instead of swearing। सर यहां पर आप देखो स्वेरिंग के डेफिनेशन में ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। ग्रामेटिकल वेरिएशन स्वेरिंग, स्वेर, स्वर्ड, स्वॉन, ये हो गया ग्रामेटिकल वेरिएशन, ठीक है। कॉग्नेट एक्सप्रेशन स्वेरिंग विथ, स्वोन टू, स्वोन विथ, कोई एडिशन, कॉग्नेट एक्सप्रेशन शैल इंक्लूड अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग, वो तो बता दिया अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, किसी चीज को बताना, किसी चीज को बताई हुई चीज को कंफर्म करना। इन केस ऑफ पर्सन अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर, सेम, अगर कोई आदमी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर खुद कोई मुकदमा चल रहा है या जिसके ऊपर जेल हुई है या जो क्रिमिनल है, या तो कोई ऐसा बंदा या बंदी, ठीक है, जिसने कोई कोर्ट में झूठी गवाही दी है, तो उसकी स्वेरिंग काम नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, स्वेर में इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग लिखा है सर, दिमाग से लिखा है, ये वाले स्वेर का मतलब है कसम और ये वाले स्वेर का मतलब है गाली। तो बोल रहा है स्वेर का मतलब होगा कसम खाना, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग मतलब अब्यूसिव गालियों को छोड़ के, उनको मत इंक्लूड कर लेना डेफिनेशन में, इसलिए लिखा है इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, क्योंकि ये इनफॉर्मल नेचर का है, इसमें गाली गलौज भी होती है। स्वेरिंग मतलब किसी को गाली देना, वो यहां स्वेर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। इसी के साथ डेफिनेशन वाला कॉलम खत्म हुआ, ठीक है, डेफिनेशन वाला कॉलम इससे खत्म हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 4 से, ठीक है, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 से हम लोग शुरू करेंगे और 4 से हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है, कल, दैट इज, नहीं कल नहीं, मंडे को। तो आई होप आपको ये शॉर्ट लेक्चर पसंद आया हो भैया। कराने के पीछे का लॉजिक ये था कि कुछ भी हो जाए हमारी क्लास नहीं मिस होनी चाहिए। ये हो गया, आई एम सेटिस्फाइड। अब चलो फिर कल मिलते हैं आपसे, सेम टाइम सेम प्लेस, और सेम प्लेस सेम, परसों मिलते हैं, सेम टाइम, डिफरेंट टाइम सेम प्लेस, ठीक है, 5:30 PM। बाय बाय, सी यू, टाटा। और आज हम लोग पहुंच गए हैं पॉइंट नंबर, तो डेफिनेशंस किया है अच्छी अच्छी, 52 तक, ठीक है। दो क्लास में जनरल क्लॉसेस हम लोग खत्म कर देंगे, सो दैट विल कंप्लीट 12, 12, 24 एंड 8, 32 मार्क्स, परफेक्ट।